नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज हम कोरोना के ऊपर बहुत सारी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि देश भर में एक बार फिर से ऐसे हालात बन रहे हैं। लग रहा है 2020 फिर से कहीं सामने ना आ जाए। लेकिन एक और चीज जो वायरल है वो है एक बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन। और मुजफ्फरनगर में बीजेपी आरएलडी कार्यकर्ताओं में झड़प। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के खिलाफ नारेबाजी के बाद झड़प। सीधे शॉट्स दिखाएं। शामली के भैंसवाल में भी संजीव बालियान के खिलाफ नारेबाजी हुई है। बीजेपी का अजीत सिंह की पार्टी पर किसानों को भड़काने का आरोप। दोनों गुटों की झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे शॉट्स दिखाएं जरा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा इसके बगल में जरा दोनों शॉट्स दिखाएं। सीधे चलते हैं। संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। संजीव सर, संजीव जी आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ, ये एकाएक जो खबरें आई इसके बाद क्या समझा जाए, हुआ क्या था संजीव जी? देखिए, परसों की बात है। परसों में एक गांव है भैंसवाल, शामली डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ खाप चौधरी हैं, बत्तीसा खाप के चौधरी उदयवीर सिंह। उनके घर गए हुए थे हम लोग बात करने के लिए उनसे। सभी खाप चौधरी से मिलने गए थे तो उनके घर भी गए हुए थे। उनके घर के पास ही समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे 2017 में उनका मकान है। उनके मकान के बाहर उनके भाई, भतीजे और परिवार के 10-12 लोग आए और उन्हें नारे लगाने शुरू कर दिए। चलिए, कोई बात नहीं, थे समाजवादी पार्टी के लोग। अब उन्हें, आप कई बार मीडिया में किसान कहा जाता है, किसान तो हम सब हैं, मैं भी हूँ, लेकिन थे वह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। कल हमारे यहाँ का ऐतिहासिक गाँव है सोरम, मुजफ्फरनगर जनपद में। सर्वखाप पंचायत का हेडक्वार्टर भी सोरम में ही है। वहाँ पे एक किसान थे, आम किसान राजवीर सिंह, उनकी 13वीं में मैं गया हुआ था। और मेरा पिछले 7 सालों से ये है कि अपने क्षेत्र के सभी सुख और दुख में शामिल होने का मेरा स्वभाव रहा है। जब मैं उनके घर पे था तो लोकदल का ब्लॉक अध्यक्ष और 4-5 लोकदल के और कार्यकर्ता 13वीं के दौरान ही वहाँ पर आए और नारेबाजी और बदतमीजी शुरू कर दी। जिस परिवार में 13वीं थी उस परिवार वालों ने उन्हें हाथापाई हुई और वहाँ से भगा दिया। उसके बाद मैं वापस आया। उसके तुरंत शायद लोकदल के यहाँ के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व मंत्री, जो लाल किले पे 26 जनवरी को अपनी फेसबुक लाइव दे रहे थे, लाल किले पे भी वो लोग मौजूद थे। वो लोग गांव में ही मौजूद थे और गांव में पहुंच गए। मस्जिद से ऐलान किया गया कि संजीव बालियान के खिलाफ पंचायत है गाँव में। ये अपनी मीटिंग को पंचायत बोलते हैं। और इस तरह का माहौल बनाया गया। जो एक हाथापाई की बात थी, उस बात को बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया। और आज एक बहुत बड़े नेता उस पार्टी के यहाँ मौजूद थे। तो परसों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कल राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे। अब लोकतंत्र में सांसद हूँ, अपनी बात कहने के लिए जाना भी पड़ेगा। हर गांव में जाना पड़ता है, सुख में दुख में अपनी बात करने के लिए। लेकिन ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। हर गांव में हर पार्टी के लोग रहते हैं कि आओ तो 5 लोग खड़े हो जाओ, नारेबाजी करो, और मीडिया उसको विरोध के रूप में दर्ज करती है। बालियान साहब, एक चीज़ है मैं आपसे जो समझना चाहूँगा वो ये है कि जब आप भैंसवाल गांव गए तो वहाँ बताया जा रहा है कि आप उनको समझाने गए थे, नए किसान कानून जो हैं उनकी अच्छी चीज़ें बताने गए थे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। ये रिपोर्ट किया गया कई जगह मीडिया में। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल झूठ है। बात आपकी ठीक है कि कृषि कानून पर बात करने के लिए सभी खाप चौधरी के पास गया था। मैं 45 मिनट चौधरी उदयवीर सिंह जो वहाँ के खाप चौधरी हैं उनके पास बैठा, उनसे बात हुई अच्छी तरह। देखिए, मेरी बात से कोई कन्विंस हो या ना हो एक अलग मैटर है, लेकिन सब खाप चौधरी ने हमारी बात सुनी। वो कन्विंस होना ना होना सबका अलग है। वैचारिक मतभेद किसी के साथ हो सकते हैं। लेकिन जब मैं 45 मिनट बाद बाहर निकला तो 10 लोग नारेबाजी करते हैं समाजवादी पार्टी के। अब भैंसवाल गांव की 10,000 आबादी है, 10 लोग खड़े हो गए तो विरोध हो गया। बाकी कहाँ है? सोरम गांव की 20,000 आबादी है, 5 लड़के आए तो विरोध हो गया। और विरोध के नाम पे अगर जिसके घर पर आके बदतमीजी करेंगे उसने भगा दिया तो गुंडागर्दी होगी। तो साहब आप बताइए कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि किसी गाँव में जाए या ना जाए? मैं कोट करता हूँ आप यहाँ पर, जो बतीसा खाप है उसके सूरजमल चौधरी जो हैं, जो उसको देखते हैं, मतलब जो हेड है उसके, उनका ये कहना है कि हम बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। आपने कहा सभी खाप नेताओं ने आपकी बात सुनी। यहां पर एक खाप नेता, उनका नाम लेकर वो खुद बोल रहे हैं कि मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, बत्तीसा खाप के चौधरी उदयवीर है, न कि सूरजमल। सूरजमल साहब स्वयंभू
खाप अध्यक्ष हैं। खाप चौधरी जो कहते हैं मैं खाप चौधरी हूँ, वहाँ के ओरिजिनल खाप चौधरी चौधरी उदयवीर सिंह है पैतृक रूप से। आप इस बात को भैंसवाल से पता कर सकते हैं ठीक है। कि ओरिजिनल खाप चौधरी मैं आप पे यकीन करूंगा या चौधरी उदयवीर हैं जी। ये आप पता कर लीजिए अपने स्तर से। नहीं, मैं आपकी बात पे यकीन करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैंने ये सवाल के पीछे मकसद ये है कि क्या ये बात सही है कि अभी हाल के दिनों में जो किसानों के साथ हुआ है या किसानों को लेकर जो वाद विवाद बढ़ा है, उसके बाद बीजेपी सुन पा रहा है। मैं आपसे ये सवाल पूछने का मकसद ये था, आपको मेरी आवाज आ रही है बालियान साहब? आपको मेरी आवाज आ रही? मेरी बीच में आपकी आवाज नहीं पकड़ पाया। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं आपकी आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बालियान साहब आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। बालियान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है बालियान साहब? मैं फिर से आपके पास आने की कोशिश करूंगा। मेरे सहयोगी जो हैं इस खबर पर, मैं सीधे उनके पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र भाटी मेरे साथ हैं। जितेंद्र भाटी, ये जो अभी अमोद राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमोद जी, इस खबर पे अभी आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, जो भैंसवाल में या सोरम गांव में हुआ है वो बीजेपी को कम से कम हतप्रभ नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी इस बात को जानती है कि किसानों का जो आंदोलन था अब ये पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। और 5 दिन पहले मैं जहां खड़ा हूं बीजेपी इसी दफ्तर में बैठक भी हुई थी और पूरे इलाके के जितने भी जाट लीडर्स हैं उनको यहाँ बुलाया गया था और उनसे जानने की कोशिश की गई थी कि गांव पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और मैं बताऊं आपको कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरियाणा के जी मैं रोकूंगा। संजीव बालियान जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए मैंने आपसे बतीसा खाप को लेकर सवाल इसलिए पूछा था, क्या ये बात सही है कि जो खाप नेता हैं वो नाराज हैं हाल के दिनों में किसानों को लेकर, जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर? देखिए, अगर वो नाराज हैं तो हमारे खाप चौधरी हैं। खाप व्यवस्था के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है और शायद मैं एकमात्र ऐसा नेता हूं कि जो हर साल खाप चौधरी से मिलने जाता हूं। मैं अभी पिछले दिनों भी सबसे मिलने गया था, 6 महीने पहले भी। अगर वो नाराज हैं तो हम उन्हें मनाएंगे, अपनी बात समझाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते मेरा काम है कि अगर कोई नाराज है या कुछ बात है तो मैं उससे जाके बात करूं, उसकी बात अपनी सरकार तक पहुंचाऊं और सरकार की बात उन तक पहुंचाऊं। अगर नाराज है तो हमारे अपने मनाने का प्रयास करेंगे, उसमें समस्या कहाँ है साहब? नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या वो नाराज हैं? आप बेहतर जानते हैं, आपसे ज्यादा हम समझना चाहेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई नाराज है, कुछ नाराज नहीं है। अगर कोई नाराज है तो भी मैं जाता हूं उनके पास, पहले भी मैं जाता था हमेशा, आज भी मैं जा रहा हूं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर उसमें से 1-2 मेरे से नहीं मिलना चाहता तो वो उनकी इच्छा है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वे किसी से नहीं मिलना चाहेंगे। लेकिन ज़्यादातर खाप चौधरी से मैं मिला हूं। कुछ अगर नहीं कोई मिलना चाहता तो उसकी इच्छा, उसमें समस्या मुझे कुछ नहीं है ना उन्हें। उसके बावजूद भी उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है खाप चौधरी के नाते, अगर कोई नहीं भी मिलना चाहता। देखिए, मैं अब आपसे कुछ सवाल इसलिए पूछ रहा हूं बालियान साहब, क्योंकि ये हमें वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर बेहतर आप ही बता सकते हैं। जिनको आपने हराया लोकसभा चुनाव में, जिनको आपने कड़ी टक्कर दी, मैं बात कर रहा हूं अजीत सिंह जी, जयंत उनका परिवार की, मैं बात कर रहा हूं उनकी पार्टी की, जब वो किसानों के बीच में जा रहे हैं तो उनको विरोध नहीं झेलना पड़ रहा है, किसान उनको अपने साथ लेकर आ रहे हैं, उनको अपने साथ ले लेकर खाप पंचायतें कर रहे हैं। लेकिन आप अगर जा रहे हैं तो ऐसे विरोध की खबरें आ रही हैं। क्या आपको लगता है उन्होंने इनरोड्स बनाना शुरू कर दिया है किसानों के बीच? अगर आप कहें तो मैं भी उनका विरोध करवाना शुरू, अगर आप कहें मीडिया को इतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट 5-5 लोगों के विरोध में, तो क्या आप भी चाहते हैं कि मैं उस स्तर पाऊँ और कहीं वो जाएं तो मैं भाजपा कार्यकर्ता को भेज कर उनका विरोध करवाऊँ? ये मेरे संस्कार नहीं है साहब। मेरे संस्कार 5 आदमी से विरोध नहीं होता। 20,000 की आबादी में कल सोरम में अगर 5 लड़के आते हैं तो आप उसे विरोध कहेंगे तो मैं क्षमा चाहूँगा। उसमें से आधी वोट अजीत सिंह को पहले ही मिली थी दोस्त, आधे लोग पहले ही मेरे खिलाफ थे। तो उस बात को उस एंगल पे मत करिए, ये राजनीति है। इसको अगर वो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इस तरह के माहौल पैदा कर रहे हैं तनाव का, मैं समाज को तोड़ने नहीं जोड़ना चाहता हूं। विरोध वाली बात से तो अब मैं सवाल से आगे बढ़ चुका हूं। मैं अब विरोध वाला तो मेरा सवाल ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या किसानों के बीच में आरएलडी इस विषय को लेकर अपनी पैठ बनाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी को आरएलडी से कोई थ्रेट दिखाई दे रहा है? विरोध वाली बात तो खत्म हो गई, वो तो गॉन है। 5-10 लोग आपने बता दी, बात खत्म हो गई।
निशान जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ की कहावत है, नाई के बाल कोड्डर जजमान आगे आगे आ जाएंगे। तो जो भी है 2022 में कितना कौन पेट बना पाता है, इसका पैमाना तो चुनाव है दोस्त। चुनाव है 2022 का, चुनाव में उनका भी स्वागत है। 2019 में भी लड़े, 22 में भी होगा और 24 में भी होगा। और जनता जिसको समर्थन देगी वही चुनाव जीतेगा। अगर जनता का उन्हें समर्थन मिला वो चुनाव जीतेंगे, अगर जनता का हमें समर्थन मिला तो हम चुनाव जीतेंगे। तो इसे भविष्य के लिए छोड़ देते हैं कि किसको कितना समर्थन मिलेगा। आपकी पार्टी किसानों को समझाने के लिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो आंदोलन बॉर्डर पर हो रहा था वो अलग अलग खापों में शिफ्ट करता जा रहा है। हर दिन एक नई पंचायत होती है, महापंचायत होती है, हर बार एक खाप की बैठक बुलाई जाती है। इन किसानों को समझाने के लिए, इनसे बात करने के लिए आपकी पार्टी अभी क्या कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश के इस इलाके की अगर बात की जाए तो? देखिए, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। ये किसान आंदोलन है, इसे किसी जाति और खाप से मत जोड़िए। ठीक है। चूंकि मेरे स्वयं के चौधरी नरेश टिकैत मेरी खाप के चौधरी, वो खाप के चौधरी भी हैं और राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। उन पे दोहरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये किसान आंदोलन है, इसे किसी जाति, धर्म या खाप से हम ना जोड़ें। हो सकता है किसान हैं वे अलग अलग जातियों के होंगे, अलग अलग खाप के। खाप वर्ड को हमने एक ऐसा बना दिया, एकमात्र पंचायत जिसमें मुजफ्फरनगर में जिस दिन राकेश टिकैत जी के साथ वो घटना हुई, अगले दिन पंचायत मुजफ्फरनगर में हुई थी, उसे पंचायत कह सकते हैं। उसके अलावा बाकी रैलियाँ हो रही हैं, वो अलग अलग लोग रैली आयोजित करते हैं। जिस तरह से भाजपा की रैली होती है, कांग्रेस की रैली हो रही हैं, लोकदल की हो रही हैं। तो इसको सारी को घुमा फिरा के खाप पे ना लाया जाए। ये किसानों का आंदोलन है, न कि खापों का आंदोलन है। ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे सर, क्या आपको नरेश टिकैत एक पॉलिटिकल नेता के तौर पर आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं? अभी तक तो जो इतिहास रहा है किसान यूनियन का वो राजनीतिक है, और उस नाते उनका बहुत बड़ा सम्मान भी है। और वो राजनीति में आना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। शायद उसमें मैं कहीं ये नहीं कह सकता। लोकतंत्र है, सबको अपनी राह चुनने का अधिकार है। अभी तो खाप चौधरी के नाते और किसान नेता के नाते उनका सम्मान है बहुत ज़्यादा, आगे उनकी जैसी इच्छा। किसानों को सर आप कैसे कन्विंस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? ये स्ट्रेटजी है कि हर गांव में जाना। अभी भी एक मीटिंग से आया हूँ, सब लोगों के बीच जाना, उनसे बात करना, और उनके कुछ इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ सरकार तक पहुँचाऊँगा। सरकार में भी बताऊँगा। अपनी मैं मंत्री हूँ तो अपनी सरकार में अंदर कह सकता हूँ कि इस किसान का इशू जेन्युइन है, हमें इस इशू पर काम करना चाहिए। अपनी बात किसान तक पहुँचाना और किसान की बात सरकार तक पहुँचाना, यही मेरा एक प्रयास है। मैं लगातार इस काम में लगा हुआ हूँ। बल्लन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। व्यस्तता थी आपकी, उसके बावजूद गाड़ी से आप बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। सीधे तौर पर किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। राजनीति में वो आते हैं तो उनका स्वागत है। चुनाव में पता लग जाएगा आरएलडी कहां है, लेकिन इस आंदोलन में खाप के नाम को बदनाम न किया जाए। अब सीधे आगे बढ़ते हैं इस खबर से और सीधे निकलते हैं। हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। कोरोना को लेकर आज हम आपके सामने बहुत सारी खबरें लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले कोरोना को लेकर जो हमारे पास बड़ी खबर है, बिग वॉल पर हम जाएंगे। शुरुआत हम बिग वॉल से कर रहे हैं। आइए जरा कोरोना को लेकर अभी इस वक्त जो सबसे चिंता का विषय है, आइए हमारे दर्शकों को दिखाइए यहां पर जो हमारे सामने इश्यूज हैं। क्या हम लोग 2020 के दौर में जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। 4 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना की केस, नंबर 1। नंबर 2, चेंज ओवर करें राहुल तेजी से। यहां पर हवाई यात्रा पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में कई शहरों में लॉकडाउन लगा। यूपी में रेड जोन से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा सकता है। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का टेस्ट जरूरी है। देश के 91 जिलों में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये जानकारी लाने के बाद अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं जो हमारे पास बड़ी खबर है। हेल्थ मिनिस्ट्री की एक बैठक चल रही है अभी, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री की बैठक से पहले महाराष्ट्र में सख्ती का कोरोना पर असर हुआ है। बड़ी खबर, 3 दिन बाद कोरोना के आंकड़े 6000 के नीचे पहुंचे।
महाराष्ट्र में करीब 60% मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बीएमसी ने अब तक मास्क नहीं पहनने पर 14,000 लोगों को से 28 लाख जुर्माना वसूल किया है। महाराष्ट्र की खबर दिखाएं जरा पूरा एक बार फिर से। संक्रमण रोकने के लिए 5 जिलों में लॉकडाउन लगा है। महाराष्ट्र में सख्ती का कोरोना पर असर दिख रहा है। बड़ी खबर, 3 दिन बाद कोरोना के आंकड़े 6,000 से नीचे पहुंचे। महाराष्ट्र में करीब 60% मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बीएमसी ने अब तक मास्क नहीं पहनने पर 14,000 लोगों से 28 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। सीधे चलेंगे, अश्विनी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। अश्विनी, मुंबई से। अश्विनी, सबसे पहले बताएं अभी इस वक्त महाराष्ट्र का क्या हाल है? जी देखिए, जिस तरह से अगर हम विदर्भ की बात करें, अमरावती, यवतमाल, साथ ही अकोला, ये जो ज़िले हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उसके बाद और जो दूसरा ज़िला है वो है मुंबई, आर्थिक राजधानी है देश की, और यहाँ पर कोरोना का संक्रमण जो 250 से 300 तक का जो आंकड़ा पहुँच गया था वो अब फिर से 700 के ऊपर चला गया है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में जो बीएमसी के अधिकारी हैं, बीएमसी के कमिश्नर हैं, इन सभी के साथ बैठक करेंगे। पहले ही एहतियातन जो है कदम उठाए जाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आम जनता जो है वो अभी भी समझ नहीं रही। सीधे मुझे एक बात बताइए अश्विनी, मुझे एक बात बताइए अश्विनी, मुझे एक चीज समझाइए, क्यों बढ़े कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में इतनी तेजी से? क्या वजह है? जी देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण वजह बताई जा रही है कि जो होटल्स खोले गए, पब और रेस्टोरेंट को परमिशन दी गई। इसके अलावा जो लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन में सभी आम यात्रियों को भी परमिशन दे दी गई। हालांकि एक सीमित समय के लिए कहा गया, लेकिन लोकल यात्रा करने के लोगों ने जब पासेस निकालिए, पासेस निकालने की वजह से वो किसी भी समय पर यात्रा कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुंबई में नंबर्स अचानक बढ़ने शुरू हो गए। लोकल जब से शुरू हुआ है उसके 1 हफ्ते के बाद से ही नंबर्स बढ़ने की शुरुआत हुई। सबसे गनीमत की बात यह रही कि जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं वहाँ पर ये मामला आ रहा है। झुग्गी बस्तियों में जिस तरह से हमने देखा 2020 में झुग्गी बस्तियों में ज़्यादा मामले थे, लेकिन इस बार हाई राइज बिल्डिंगों में मामले आ रहे हैं। जो पब, रेस्टोरेंट और तमाम जो होटल्स खोले गए हैं वो एक वजह बीएमसी मान रही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है लोकल ट्रेन में लोगों को सफर करने की परमिशन देना, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आंकड़ा 700 से भी ज्यादा ऊपर अब आप मेरे साथ बने रहिए। मैं क्विक बहुत तेजी से क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। यहाँ पर पुणे से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जहां पर लॉकडाउन कुछ चरणों में चल रहा है। पुणे से भी हमारे साथ अश्विनी, एक हमारे सहयोगी हैं, अश्विनी ढोके। पुणे में क्या हाल है, बताइए जरा। पूना में अभी का जो रिपोर्ट है, आज के दिन का पहले हाफ का जो रिपोर्ट है, वहाँ से 650 कोरोना के पेशेंट जो है नए आज के दिन में बढ़े हैं। अभी तो दिन भी पूरा हुआ नहीं तो 650 केसेज जो है वो बढ़ चुके हैं, और कुल करीबन जो है 5,000 तक केसेज, एक्टिव केसेज जो है पुणे में है। अगर हम पुणे में देखेंगे तो पुलिस जो है हर चौक में लगी हुई है। जो लोग मास्क पहनते नहीं उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करने का काम जो है वो शुरू किया गया है। 2 दिन में 3,000 से ज़्यादा लोगों पे कार्रवाई जो है पुलिस ने की है, और उन जो दंड की रकम है वो उनके पास से वसूली जा रही है। लेकिन अब रास्ते पे अगर भीड़ देखेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ देखेंगे, वो कहीं भी अभी कम हो नहीं पा रही है। इसलिए पूना की हालत जो है वो दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है। पुणे, हम सबको पता है महाराष्ट्र में कोरोना का पहला पेशेंट जो है वो पुणे में मिला था 9 मार्च को पिछली साल में। अभी 9 मार्च को कुछ दिन ही बाकी है, 1 साल पूरा होगा, और इसी 1 साल के अंदर पूना फिर से हॉटस्पॉट्स बनने की तरफ अश्विनी, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ आप बने रहिए। मैं अपने खास मेहमानों के पास जाने से पहले एक ओवरऑल पिक्चर में दिखाना चाहता हूं। महाराष्ट्र पर सीधे आइए जरा, महाराष्ट्र की जो वॉल है उसको दिखाइए हमारे दर्शकों को। आइए तेजी से, महाराष्ट्र में जो इंफॉर्मेशन है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन रिटर्न्स, यहां पर आप जो हम आपको दिखा रहे हैं उसको देखिए जरा ध्यान से। महाराष्ट्र में लॉकडाउन रिटर्न्स एक्शन में अगर बात की जाए, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल, ये वो इलाके हैं जो 5 इलाके हैं, 5 जिलों में लगाया गया है लॉकडाउन। अलर्ट कहां पर है? नासिक में नाइट कर्फ्यू, नागपुर में स्कूल बंद,
ये देखें, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल, नासिक में नाइट कर्फ्यू, नागपुर में स्कूल बंद, पुणे में स्कूल बंद, साप्ताहिक बाजार बंद, 1355 इमारतें सील, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक। बड़ा खूबसूरत ग्राफिक्स बना, ये देखें आप जरा। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ सीधे बहुत तेजी से हमारे खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते हुए हम उनके पास चलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर खन्ना मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और पुष्पेश सर जो कि खुद भी कोरोना फाइटर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर खन्ना सर, प्राइमरी रीजन आपको क्या लगता है, सिर्फ लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए या सरकार की तरफ से भी लापरवाही हुई? ये दोनों है। लोगों को जिम्मेदार जरूर ठहराना होगा, बिकॉज लोगों ने मास्क उतार दिए, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी। बट ये सारी चीजें गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये देखें कि ये एकदम से ऐसा सिनेरियो ना बनाए कि कोविड खत्म हो गया, हर्ड इम्यूनिटी आ गई और इसकी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर कि ये चीजें फॉलो हो जैसे आप वो इंश्योर कर रही है, तो ये करना बहुत जरूरी है। अभी कोविड गया नहीं है, किसी भी कंट्री में गया नहीं है, सेकेंड वेव थर्ड वेव आई हैं, और ये जो एक मिथ है कि हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी हो गई, ये बहुत फार फेस्ट है। अभी कोई हर्ड इम्यूनिटी नहीं हुई, वही प्रिकॉशन रखने हैं और तभी ये चीज ठीक होगी। आज वो महाराष्ट्र में है, केरला में है, जब वो दिन दूर नहीं जब वो दिल्ली में, यूपी में और नॉर्थ की स्टेट्स में होगा, अगर ये फॉलो नहीं किया गया। आप ये जो करना बता रहे बहुत जरूरी है। मास्क जरूरी है, मास्क ठीक से पहनना जरूरी है। आप जो अब बता रहे मेरा हैं सर, ये मास्क बहुत देखो, यहाँ पे अलार्मिंग है। मैंने यस, किया हुआ हाँ है। प्लीज गो अहेड सर। यस यस सर। लोग अपना मास्क पहनते हैं और नाक के नीचे कर लेते हैं, मुंह के नीचे कर लेते हैं, वो चीजें बहुत ही गलत है। वो ना पहनने के बराबर है, बल्कि उससे भी खराब है, क्योंकि उनको लगता है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उस लापरवाही में और लापरवाही ज्यादा करते हैं। ओके ये दोनों लोग, गवर्नमेंट का पॉइंट नोटेड सर। मैं एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर मिश्रा मेरे साथ है। सर मैं आपसे दो सवाल एक साथ पूछूंगा। पहला तो हमने देखा था एक पैटर्न ये है कि महाराष्ट्र में अटैक होता है कोविड का, और उसके बाद हमने देखा है वो दिल्ली में भी आता है, एनसीआर एरिया में भी आता है। नंबर वन। नंबर टू, आपने खुद भी वैक्सीन लिया है सर, एक परसेप्शन लोगों में ये आ गया या कहीं से आ गया कि अब वैक्सीन आ गई सब ठीक हो गया, कैसे इसको काउंटर करेंगे सर? नहीं, बिल्कुल निशान जी, आप यहाँ पे इंटरनेशनल अराइवल्स बहुत हैं एयरलाइंस के, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है दोनों शहरों में, और इसके अलावा लोग, और थोड़ा सा मैं मीडिया को भी बोलूँगा कि एकदम से जब वैक्सीनेशन शुरू होते ही मीडिया में भी चर्चा बंद सी हो गई कोविड पे। पिछले 2 हफ्तों में मीडिया में भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई कोविड। सही बात है सर, आई एग्री विद यू। ये बढ़ोतरी जब शुरू हुई तब फिर से मीडिया भी जगा, यहाँ पे ये कोई गड़बड़ चल रही है। तो इसमें बिल्कुल लोगों को ये समझना होगा कि कोविड अभी है और रहेगा, ये इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। दूसरे, वैक्सीनेशन से अभी आम लोगों को तो कोई राहत मिलने की कोई संभावना है ही नहीं। ये तो स्वास्थ्य कर्मियों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन है मार्च तक, और जब तक बाकी लोग वैक्सीनेट होंगे, टीकाकरण होगा, वो जुलाई अगस्त आ जाएगा। तो इसलिए लोगों को इससे कोई राहत नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन और नो वैक्सीन, जैसे डॉक्टर खन्ना ने बताया, आप भी कह रहे हैं इस बात को कि मास्क, दूरी और जितना भी हैंड हाइजीन, अगर आप मास्क लगाएंगे तो आपका मुंह स्वतः मुंह पे नहीं जाता है। जो हम बिना मास्क के बहुत बार मुंह पे हाथ ले जाते हैं और फिरा लेते हैं, वो इनएडवर्टेंटली नहीं जाएगा अगर मास्क लगा होगा। तो ये सबको समझना बहुत आवश्यक है, और यदि लोग ऐसा करेंगे तो हम उस अवस्था में शायद नहीं पहुंचेंगे जो हमारी पॉइंट नोटेड जून से लेके नवंबर तक थी जो अवस्था। लेकिन सर आपने जो मीडिया के लिए कहा है, आई विल टेक नोट ऑफ इट, और हम इंश्योर करेंगे कि वही लेवल ऑफ अलर्टनेस आए। पुष्पेश सर, सॉरी आपको इंतजार करा रहा हूं, लेकिन दो चीजें अपने दर्शकों को, कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव फुटेज हम देके आ रहे हैं। लॉकडाउन से अमरावती में सन्नाटा पसरा है, सीधे विजुअल्स के साथ राहुल ब्रेकिंग दिखाएं। अमरावती शहर की सीमा सील की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस, होमगार्ड और एसआरपीएफ के जवान तैनात हैं। जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ड्रोन से जो तस्वीरें ली गई हैं जरा दिखाएं। लॉकडाउन से अमरावती में सन्नाटा पसरा है।
तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से तस्वीरें आ गई हैं हमारे सामने, और ये अमरावती में एकदम देखिए आप किस तरीके से लॉकडाउन रिटर्न्स अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और मैं सीधे चलूंगा, हमारे सहयोगी मेरे साथ हैं और ये देखिए तस्वीरें आप, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी मुंबई से। अश्विनी, अमरावती के जो हालात हैं, क्या पूरे महाराष्ट्र को इस बात की चिंता नहीं सता रही है कि लॉकडाउन रिटर्न्स हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यही है कि अमरावती की जो स्थिति बनती नज़र आ रही थी, लगातार खुद प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही थी कि लोग सावधानी बरतें, और जब अमरावती में वो स्थिति बनती नहीं दिखी तो वहाँ पर मजबूरन प्रशासन को लॉकडाउन लगाना पड़ा और रविवार को मुख्यमंत्री को लोगों के सामने आना पड़ा और ये चेतावनी देनी पड़ी कि अगर 8 दिन में जो स्थिति अभी बनी हुई है ये ऐसे ही बरकरार रही तो एक मेजर स्टेप लेना पड़ेगा, और मेजर स्टेप है लॉकडाउन। इसके अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं हो सकता। और 8 दिन के बाद बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि सरकार अगर स्थिति ये बनी रहेगी तो मुंबई में भी लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, जिसकी बात लगातार मुख्यमंत्री साथ ही अन्य मंत्री करते रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जो आज बैठक है मुंबई को लेकर खास तौर पे इसीलिए है कि किस तरह की सावधानी बरतनी है। जो जंबो सेंटर्स थे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए, उनको फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। जो अभी हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि मीडिया में भी इसकी चर्चा कम हो गई थी, तो सिर्फ मीडिया में ही नहीं बल्कि प्रशासन स्तर पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी कोताही बरती जा रही थी, लापरवाही हो रही थी। और जैसे ही आंकड़े बढ़ने शुरू हुए, प्रशासन के लोग भी एक्टिव हो गए और अब पुलिस को भी आप मेरे साथ बन रही, यही फ्रेम रखिए। ये दर्शक हमारे जो शॉट्स देख रहे हैं, ये आपके सामने खास तौर पर टीवी 9 लेकर आया है अमरावती के ड्रोन से लिए गए शॉट्स। आप देख रहे हैं सन्नाटा। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो ये वापस आने वाला है। और अगर आपको लग रहा है हम डरा रहे हैं तो आप अपने आप सोचें, ये कोई फिल्मों का शॉट नहीं है, ये अमरावती की तस्वीरें हैं जो कि हम आपके खास तौर पर लेकर आ रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये अमरावती की हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। मैं इसके बाद एक बार क्विकली चलूंगा यहां पर जो अलग अलग स्टेट्स का एक वॉल था राहुल, स्टार्टिंग में जो हमने बनाया था, अलग अलग स्टेट्स का क्या हाल है वो दिखाते हैं। और उसके बाद मैं जाऊंगा पुष्पेश सर के पास, क्योंकि मैं एक ओवरऑल पिक्चर लेना चाह रहा था। यहां पर देखिए, सावधान वायरस अभी जिंदा है। ये देखिए आप किस तरीके से ये हमारे सामने जो चीजें आई हैं ये हैरान करने वाली हैं। पंजाब लगातार 12 दिन से मरीज मिल रहे हैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में 6 दिन से, चंडीगढ़ में 10 दिन से, गुजरात में 3 दिन से, महाराष्ट्र में 10 दिन से, कर्नाटक में 4 दिन से, मध्य प्रदेश में 3 दिन से, बिहार में 2 दिन से, हरियाणा में 3 दिन से, दिल्ली इसमें नहीं है लेकिन दिल्ली नोएडा में भी, यूपी में भी मिल रहे हैं ये केसेस। मैं जाऊंगा सीधे राहुल इस ग्राफिक्स और अमरावती के एरियल शॉट्स के साथ। मैं पुष्पेश सर के पास चलूंगा। सर, 2 रोल हैं, एक मैं आपसे इस पर एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी लेना चाहूंगा और दूसरा आपने खुद इसको झेला है, आप इसको लड़के बाहर निकले हैं कोविड से। सर, पॉलिटिकली अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से कहां गलती हो रही है? देखिए, मुझे लगता है गलती हो रही कहना बहुत उचित नहीं है कि जब से कोरोना संक्रमण भारत में आया है, सरकार ने पहले प्रयास किया था कि जनता का मनोबल बढ़ा रहे, वो निराश हताश न हो, वो थाली बजाना हो, दिया जलाना हो, मगर एक तरह की भावनात्मक एकता पूरे देश में रोग से लड़ने की आए। मगर दुर्भाग्य से वायरस इतनी तेजी से संक्रमित हुआ है कि सिर्फ मनोबल बढ़ाने से काम नहीं चल सकता था। तो सरकार ने विवश होकर लॉकआउट की घोषणा की। जब लॉकआउट की घोषणा की तो अचानक की गई, उससे भी लोग बड़े खिन्न हुए। उन्हें लगा कि हाय, हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। बड़े लाखों की संख्या में जो दिहाड़ी मजदूर थे उनको शहर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा है। तो सरकार के सामने ये स्थिति थी जिसे अंग्रेजी में कैच 22 कहते हैं कि यदि सख्ती से लॉकडाउन लगाए तो वो भी गलत है, जो भारत के नागरिक या छात्र विदेशों में उनको घर वापस नहीं लाए तो वो भी अमानवीय व्यवहार है। और यदि ऐसा किया जाता है तो संक्रमण बढ़ता है। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष जो मुझे लगता है कि भारत की संघीय व्यवस्था में हमें दलगत पक्षधरता से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है कि वो सरकार महाराष्ट्र की हो, वो सरकार बंगाल की हो, वो सरकार तमिलनाडु की हो, वो सरकार दिल्ली की हो, वो भाजपा की हो या भाजपा विरोधी सरकार हो, इस एक शत्रु से लड़ना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उससे बड़ी प्राथमिकता इस समय कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ने कोई कोताही बरती है। जैसा हमारे डॉक्टर मित्रों ने इस पैनल में कहा, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शायद लापरवाही नागरिकों ने बरती है। मगर यहाँ मैं 2 बात जोड़ना चाहूँगा। आपने जिक्र मेरी बीमारी का किया था। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में था जिनके पास साधन थे देखरेख के, होम क्वारंटाइन के। पुत्र था जो देखरेख कर सकता था, जो खुद संक्रमित था, नॉन सिम्टोमेटिक था। मगर आप अधिकांश लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उनके पास घर में ऐसे साधन होंगे कि वो संक्रमण को
घटाने के लिए बिल्कुल अपने को घर में बंद करके रख सकें, उनको भोजन खाने पीने की सुविधा घर में सुलभ हो, जो दवाइयाँ ज़रूरी होती है वो मिल जाए, डॉक्टरी सलाह मिल जाए। मुझे लगता है हमारी जो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, जो मुंबई महानगरी का जिक्र आपने किया, पुणे का किया, एनसीआर का किया, यहाँ लाखों करोड़ों की आबादी उन लोगों की है जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, मनी बस्तियों में रहते हैं, एक एक कमरे में 3-3 4-4 लोग साझे में रहते हैं, और उनके रोजगार के लिए ज़रूरी है। जिक्र किया गया था मुंबई की स्थानीय लोकल ट्रेन सर्विसेज का, यदि आप उन्हें रोक देंगे तो लोग काम करने अपने काम की जगहों तक पहुंच ही नहीं सकते। हम जिक्र कर रहे हैं होटलों को बंद करने का, पबों को बंद करने का, धार्मिक स्थलों में बंधन लगाने का, मगर जब हम देखते हैं कि राजनीतिक रसूख वाले लोग, वो कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, सैकड़ों की तादाद में उल्लंघन करके इस लॉकडाउन के कानूनों का शादियां भी कर रहे हैं, उसके बाद संक्रमित भी हो रहे हैं। सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार आखिर करे तो क्या करे? सरकार प्रशासन सख्ती से कानून लागू करने की कोशिश कर सकती है, मगर दुर्भाग्य है कि जिस समय सारा घटनाक्रम चल रहा है, चुनाव आसन्न है कुछ राज्यों में, तो उन राज्यों में क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपना चुनाव अभियान रोक लेगा, या जो वहां के सत्तारूढ़ दल हैं, भाजपा के विरोधी दल हैं? क्या सोल्यूशन है पुष्पेश सर आपके अनुसार, क्या सोल्यूशन? तो मुझे हमको इस बात पे सोचना पड़ेगा कि आज हमारी सबसे बड़ी समस्या, अस्तित्व की समस्या लाखों करोड़ों लोगों की कोरोना वायरस है, तो उसके लिए सारे देश को सहमत होना होगा राजनीतिक पक्षधरता से इतर। मुझे लगता है महाराष्ट्र की सरकार इसकी कोशिश कर रही है, मगर जैसा डॉक्टरों ने कहा कि दिक्कत एनसीआर की है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमान आते हैं, दिल्ली राजधानी जो है उसका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से नोएडा से है, साहिबाबाद गाजियाबाद से है, उसका कुछ हरियाणा के फरीदाबाद गुड़गांव से है, पंजाब से जुड़ा हुआ है। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए आप कितने भी सख्त कदम उठाएंगे, उसके कुछ अवश्यम भावी राजनीतिक परिणाम है। पॉइंट नोटेड सर। कुमार कुंदन, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र सटे मध्य प्रदेश के इलाकों में होगी सख्ती। ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र सटे आने वाले लोगों को कराना होगा टेस्ट। भोपाल और इंदौर में सख्ती बढ़ेगी, नहीं लगेगा लॉकडाउन, यह भी कहा गया है। मास्क पहनने के लिए चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, यह बड़ी खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, मकरंद मेरे साथ हैं। मकरंद, क्या क्या जानकारी है मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए, गृह विभाग की तरफ से 12 जिलों के कलेक्टर और जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें इंदौर, भोपाल तो है ही, इसके अलावा महाराष्ट्र से सटे जो जिले हैं वहां पर खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट इस तरह का है कि जो बॉर्डर से लोग आते हैं उनका टेम्परेचर चेक होगा और उनके डिटेल्स लिए जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के, खासतौर पर महाराष्ट्रियन लोगों के जो उन इलाकों में मेले लगते हैं उनको एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा कि उनको, कलेक्टर्स को अधिकार दिए हैं कि अगर मेले लगने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो उसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जाए या उसको ना लगाया जाए। तो ये एक राज्य शासन की तरफ से उनको निर्देश जारी किए गए हैं। मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ सारे जिलों में आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है, यानी कि कोविड-19 के इसको लेकर गाइडलाइन एक बार फिर से रिव्यू की जा रही है और दोबारा कलेक्टर्स को अधिकार दे दिए गए हैं कि वो एक नई गाइडलाइन जारी करें। संभवतः शाम तक इन 12 जिलों में खास तौर पे नई गाइडलाइन सामने आ जाएगी। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो जरूर लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है आने वाले दिनों में। ये खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, तमाम जो मंत्रीगण हैं, उनके संज्ञान में है और वो ये कह रहे हैं कि हम। ठीक है मकरंद, मैं आपको रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। हमारे पास बड़ी खबर यह है, भारत में कोरोना की नई वेव से दहशत है। देश के 36 में से 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले बढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बड़े कोरोना के केस। छत्तीसगढ़, हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा, यह हमारे पास जानकारी है। और इसका मैं क्विकली 2 वॉल्स आपको दिखाना चाहूंगा। सीधे आइए, यहां पर फिर कुमार कुंदन के पास चलेंगे। आइए जरा तेजी से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको जरा प्ले करें राहुल। यहां पर जो हमारे पास ग्राफिकल इंफॉर्मेशन जरा देखें, सावधान हो जाएं, ये बड़ी खबर है क्योंकि अक्टूबर 2020, अब जरा इसको देखें और समझें। अक्टूबर 2020 कितने केस थे? 22,963। अब इसके बाद यहां पर नवंबर 15,028, यहां पर अगर आए दिसंबर 11,000, यहां तक सब अच्छा है। यहां पर बहुत अच्छा हो गया 5,000, लेकिन अब फरवरी आते आते फिर से मामले बढ़ गए हैं, 14,000 तक केसेस आने लग गए हैं। 14,500। राहुल जरा दूसरा ग्राफिक्स है उसको भी दिखाएं जरा तुरंत। यहां पर फरवरी में 18 फरवरी 100,
19 फरवरी 100 प्लस, 20 फरवरी 89, फिर 21 फरवरी 83, और ये ऊपर देखें आप टोटल 14,278। ये आंकड़े देख रहे हैं आप, ये आंकड़े चिंताजनक आंकड़े हैं। ये हमारे पास सबसे ज्यादा परेशान करने वाले आंकड़े। मैं सीधे चलूंगा इन दोनों ग्राफिक्स को रोटेट करके दिखा देने कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या सोच रहा है? एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले, दिक्कत इस बात की है कि दुनिया में हमसे पहले चीजें होती हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं सीखते हैं। चाहे वो कोरोना का पहली वेव हो या ये वाली वेव हो, बस वैक्सीनेशन को लेकर हम अपना ढोल पीट रहे हैं। देखिए, सरकार की कोशिश ये थी और सरकार को ऐसा लग रहा था कि मार्च तक शायद सब कुछ ठीक हो जाए, एक तरह से कह सकते हैं अर्थव्यवस्था पटरी पे आने लगे। लेकिन तभी एक नया वेरिएंट आया और उसके बाद से जो कुछ भी उथल पुथल हुआ है उसके हम गवाह हैं। यही वजह है कि अब सरकार सबसे पहले विदेश से आने वाले लोगों पर नकेल कस रही है और कोशिश कर रही है, चूंकि ये बीमारी भी विदेश से आई, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि विदेश से जो लोग आ रहे हैं उन पर जो है नकेल कसा जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो संबंधित राज्य है, महाराष्ट्र हैं, केरल हैं, पंजाब हैं, मध्य प्रदेश हैं, इन जगहों पर माइक्रो मैनेजमेंट फिर से शुरू किया जाए और सेंट्रल टीम को यहाँ भेजा जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी संभावित कदम हो, चाहे वो लॉकडाउन लगाना हो या फिर और जो भी स्टेप्स लेना हो, एक्सट्रीम स्टेप लेने की लोगों को जो है छूट दी गई है वहाँ के राज्य सरकारों को कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि ये आगे ना बढ़े। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि उन इलाकों में जहाँ तक अभी कोरोना का असर दोबारा से देखने को नहीं मिला है, उनको भी सजग करना, जिसमें कि दिल्ली भी शामिल है। एक अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं आया है और पहले से कम हुआ है, लेकिन कल यही रहेगा कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके कुमार कुंदन आपके पास आ रहा हूं। आपने जो पॉइंट रखा है, मैं बहुत क्विकली एक तेज रिएक्शन लेना चाहूंगा हमारे दोनों डॉक्टर से। डॉक्टर खन्ना, बहुत शार्प रिएक्शन सर आपसे। क्या वजह है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज से तेजी से चीजें नहीं सीख रहे हैं? वहां पर जो हमारे सामने केस स्टडीज आती हैं हम उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी लिहाज से, और उनके जो होता है उनके उसके बाद हमारे यहाँ वो चीजें होती हैं अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। यही है कि लापरवाही है और कुछ नहीं है, बिकॉज हम उतनी सीरियसली ले नहीं रहे और हमें कुछ अंदर से ये है कि हमारी कंट्री ऐसा नहीं होगा। इट्स टू मच ऑफ अ विशफुल थिंकिंग। ये कोई रीजन नहीं है, जो चीज़ बाहर हो रही है वो यहाँ नहीं होगी, एंड वी हैव एडिक्वेट टाइम इन बिटवीन। और डेफिनेटली जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक का भी ये है कि पब्लिक बहुत जल्दी भूल जाती है, उसको लगता है खांसी जुकाम है। इसमें मीडिया का, गवर्नमेंट से ज्यादा रोल मीडिया का है, जो सजग रहे, उनको बार बार वार्न करे और एजुकेट करते रहे। ओके, पॉइंट टेकन सर। डॉक्टर मिश्रा, वेरी क्विकली सर, दिल्ली कैसे खबरदार हो? दिल्ली खबरदार करने का एक ही तरीका है कि आप जो क्लस्टर्स हैं वहाँ पे थोड़ा सख्ती करें, और जो बॉम्बे ने किया है उससे भी थोड़ा सीखें कि जहाँ पे भी 5 या लोगों से ज्यादा लोग मिल रहे हैं वहाँ पे सील करें बिल्डिंग्स को, फिर से उसी तरह की प्रक्रिया शुरू करें। जो ठीक, आप लोग बहुत रिलैक्स हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण निशान जी जो होगा, जो भारत सरकार को और एयरपोर्ट्स को करना है, वहाँ पे बहुत सख्ती हमें चाहिए, क्योंकि म्यूटेशन वाला अगर वायरस, जो साउथ अफ्रीकन म्यूटेशन है और जगह की है, जो इन वैक्सीन से नहीं कवर होगा। डॉक्टर साहब, आपने बात रखी है तो मैं इसको इस लिहाज से डॉक्टर साहब वो खबर में बताना चाहूंगा यहां पर, और जरा ध्यान दें, एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर ये बोल रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको बचना है। अपोलो के इतने बड़े डॉक्टर हमारे साथ हैं, वो आपको बता रहे हैं। वो इंसान जो कि पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और खुद फाइट आउट कर चुके हैं, वो बता रहे हैं आपको। लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद हवाई यात्रा पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किए गए नियम। इंटरनेशनल यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट का डिक्लेरेशन जरूरी। यूके, ब्राजील से आने वाले यात्रियों के लिए फ्लाइट में अलग जगह होगी। क्विकली हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो नई गाइडलाइंस हैं। हवाई सफर के नियम में बड़ा बदलाव आया है। यहां पर एयर सुविधा पोर्टल पर आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना होगा। नेक्स्ट, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी ना हो, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। जरूरत पड़ने पर 14 दिन होम क्वारंटीन का फैसला मानना होगा। यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले सभी यात्रियों को सैंपल देना होगा। कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी हुई है। वेरी क्विक रिएक्शन, पुष्पेश सर, क्या यह पर्याप्त है आपके अनुसार?
नहीं, मुझे लगता है पर्याप्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें लागू होती हैं, आपने देखा पिछली बार जब ये लागू करने का प्रयास किया गया था तो दिल्ली के हवाई अड्डे पर बहुत बड़ा बलवा शुरू हो गया था। जो लोग विदेश से लौट रहे थे वो इतने से संतुष्ट नहीं थे कि उनको लौटने दिया गया था। उनको एयरपोर्ट पर रुकने पर आपत्ति थी, टेस्ट देने पर आपत्ति थी, किसी के साथ छोटा बच्चा था, निश्चित रूप से कष्ट बड़ा विकट था, कोई होटल में जाने को तत्काल तैयार नहीं था। मुझे लगता है कि यदि कड़े नियम लागू किए जाने हैं तो समान रूप से सबके ऊपर होने चाहिए उसके पहले। और ये समस्या सिर्फ विमान यात्रियों की नहीं है, जो विमान से चलने की जिनकी हैसियत नहीं है, जो विदेशों से नहीं आ रहे हैं, तो क्या देश में संक्रमण उन कोरोना वायरस के रूपांतरों का नहीं होगा? जो सफर करते हैं, बस से सफर करते हैं, अपने गाँव तक पहुंच गए और गाँव से फिर शहरों में लौट रहे हैं, शहरों से समझते फिर गाँव में लौट रहे हैं। तो मुझे लगता है सारी चीजों के बारे में गंभीरता से पॉइंट टेकन सर। और इस शो को मैं वाइंड अप करने से पहले हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन बड़ी खबर, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बड़ी पहल, यात्रियों के लिए जल्द शुरू होगी डिजिटल ट्रैवल पास की सुविधा। ट्रायल के बाद जल्द IATA का कोविड ऐप लॉन्च होगा। ऐप में ही यात्री के बारे में कोरोना से जुड़ी हर डिटेल होगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों को ओके टू ट्रैवल स्टेटस दिखाना ही होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।